चलिए कोई, तो 2 अंक वाले प्रश्न हैं, ठीक है। 2 अंक वाले प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न हैं हमारे? पहला प्रश्न है काली मिट्टी वाले राज्यों के नाम लिखो। तो काली मिट्टी वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्य लिखना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है सीढ़ी नुमा खेती कहाँ की जाती है, किन राज्यों में की जाती है, या सीढ़ी नुमा खेती करने के क्या लिखो? उपाय लिखो। पहाड़ी क्षेत्रों में मतलब जो है मृदा अपरदन को रोकने के उपाय लिखिए, ये प्रश्न जरूर आ सकता है। तो कौन कौन से? सीढ़ी नुमा खेती करना चाहिए, खेत के आसपास मेड़ बनाना चाहिए और पेड़ पौधे लगाना। यदि 2 अंक का है तब भी आप 2 ही पॉइंट ना लिखे 3 पॉइंट भी लिख सकते हैं, 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं। क्लियर है? लेकिन उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। 2 प्रश्न ये हैं। तीसरा प्रश्न आ सकता है कि मिट्टी के प्रकारों के नाम लिखिए, ठीक है। तो आपको 4-5 मिट्टी के प्रकार पता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और डेल्टाई मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो ये आप लिख सकते हो चारों। और एक प्रश्न इससे बहुत आएगा कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा अपरदन किसे कहते हैं? तो मृदा अपरदन मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है या कट जाती है या हट जाती है, उसे मृदा अपरदन कहते हैं। हो गया भाई? क्लियर है? तो 2 अंक का यह अध्याय आपका फाइनल है, 4 प्रश्न हमको पढ़ना है बस। उसके बाद हम बात कर रहे हैं वन और वन्यजीव से। तो इससे 2 प्रश्न हमारे कौन से होंगे? पहला प्रश्न आ सकता है अभ्यारण्य किसे कहते हैं? अभ्यारण्य किसे कहते हैं? तो सिर्फ सिंपल सा है, जहां पर वन्यजीव में लिखना है शेर, चीता, भालू, जो भी आप, हाथी, ठीक है, रहते हैं, ऐसे आरक्षित क्षेत्र को अभ्यारण्य कहते हैं। ऐसे रोके हुए क्षेत्र को अभ्यारण्य कहते हैं। और सरल लिखना है तो जहां पर जंगली जीव का आवास अभ्यारण्य कहलाता है। जहां पर जंगली जीव, जैसे मनुष्य घर में रहता है, ऐसे जंगली जीव जंगल में रहते हैं, तो उनका आवास अभ्यारण्य कहलाता है। हो गया? दूसरा प्रश्न आ सकता है आरक्षित वन किसे कहते हैं? आरक्षित वन किसे कहते हैं? तो ऐसे वन, ऐसा क्षेत्र जहां पर सरकार द्वारा आम आदमी को जाने के लिए प्रतिबंधित होता है, अर्थात सरकार द्वारा रोके जाते हैं, ठीक है, उसे आरक्षित वन कहते हैं। क्लियर हो गया? आरक्षित वन की निश्चित सीमा होती है, बाउंड्री होती है। क्लियर हो गया? आप इतने शब्द अपन लिख सकते हैं। तीसरा आता है वन्यजीव संरक्षण के उपाय लिखिए। वन्यजीव संरक्षण के उपाय बहुत सरल है ना? वनों के वन्यजीव यानी वनों में रहने वाले जीवों को बचाने के उपाय लिखना है। तो क्या करना है? शिकार पर रोक लगाना होगा, ठीक है, उनका एक निश्चित आवासीय क्षेत्र बनाना होगा। तीसरा, लोगों को वन्य जीवों के प्रति जागरूक करना पड़ेगा, और यदि कोई शिकार करता है तो उसे क्या करना, उस पर सजा का प्रावधान निश्चित होना। हो सकता है ये 4 प्रश्न, 4 पॉइंट इससे होगा। और बहुत सरल आएगा तो क्या आ सकता है, ये भी आ सकता है कि वनों के 2 लाभ लिखिए। प्रश्न है तो लिख सकते हो वनों से 2 लाभ, जलाऊ लकड़ी मिलती है, औषधियां मिलती है, पर्यावरण वर्षा कराते हैं, हवा देते हैं, है ना? लिख सकते हो ना? तो आसानी से ये पूरा अध्याय, बताइए अध्याय कंप्लीट है आपका? कोई दिक्कत जाएगी इस अध्याय से? बिल्कुल भी कोई नहीं जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कृषि से, ठीक है। कृषि में खनिज जो है, कृषि से हमारे इसमें आएगा खरीफ और रबी की फसलें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा भी आ सकता है कि खरीफ की किसे कहते हैं, खरीफ की फसलें किसे कहते हैं, या खरीफ किसे कहते हैं, रबी किसे कहते हैं। 2 अंक का है। या तो आ सकता है खरीफ की फसलों के नाम लिखिए, रबी की फसलों के नाम लिखिए। तो सिर्फ इतना याद रखना, खरीफ यानी बरसात, रबी यानी ठंड। तो बरसात में जो फसलें बोई जाती है उसे खरीफ की फसलें कहते हैं, और जो ठंड में बोई जाती है उसे रबी की फसलें कहते हैं। बरसात में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? सोयाबीन, मक्का, धान। और बरसात रबी में, ठंड में कौन सी बोई जाती है? गेहूं, मटर, चना। 3 फसलों के नाम भी लिख सकते हो, अंतर भी लिख सकते हो। तो खरीफ और रबी की फसल में कोई भी प्रश्न आए तो कोई दिक्कत जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। दूसरा है कि हरित क्रांति किसे कहते हैं? हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो सिंपल है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से। इसकी मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं है। फिर लिखना है कि कृषि के क्षेत्र में उर्वरक,
खाद, बिजली, यंत्रों का प्रयोग कर अधिक से अधिक उत्पादन करना हरित क्रांति कहलाती है। क्लियर है? कोई डाउट है क्या हरित क्रांति के बारे में? समझ जाओगे कैसा लिखना है? मैं आपको जो बोल रहा हूं वैसे ही लिखना होगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, ठीक, जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? जीवन निर्वाह कृषि, जीवन आश्रित जिस पर, समझ में आया? अर्थात ऐसा कृषि कार्य जिसमें परिवार का भरण पोषण होता है उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, जिससे परिवार का क्या होता है? भरण पोषण होता है। जैसे मान लिया 5 एकड़ वाला व्यक्ति, वो अपने परिवार को पालता है बेचारा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। इसको बोले कि आप बस खरीदो तो खरीद सकता है क्या? नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसने वो अपने लिए बाइक नहीं खरीद सकता, क्योंकि अपने परिवार का भरण पोषण से अपने उसका उतना ही गुजारा होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है? तो उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। उसके बाद जायद फसलें किसे कहते हैं? गर्मियों के दिनों में उगाई जाने वाली फसलों को जायद फसलें कहते हैं। क्लियर है? और क्या क्या फसलें? कद्दू और क्लियर हो गया? तो ये प्रश्न हमारे इस अध्याय से कृषि से भी मेरे 5 प्रश्न मैंने आपको बताए। इसके अलावा कृषि से आ सकता है गहन खेती किसे कहते हैं, या रोपण की कृषि किसे कहते हैं। देख सुनो, रोपण खेती और गहन खेती को सेम उत्तर में लिख सकते हैं। रोपण खेती भी विस्तृत रूप में की जाती है और गहन खेती भी विस्तृत रूप में की जाती है। जैसे किसके पास 200 एकड़ जमीन है, 300 एकड़ जमीन है, वो क्या करता है? वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं करता है, वो व्यापारिक खेती करता है। जैसे गन्ना लगा दिया 10 एकड़ में, ठीक है, केले लगा दिए 10 एकड़ में, समझ? तो लंबे चौड़े क्षेत्र में, यानी विस्तृत रूप में की जाने वाली खेती को गहन खेती कहते हैं, और विस्तृत रूप में की जाने वाली खेती को रोपण खेती कहते हैं। इसमें केला लिखना, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा होगा। उदाहरण लिखना पड़ेगा उसमें, रोपण में उदाहरण लिखना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें उदाहरण की जरूरत नहीं, उसमें उदाहरण देना पड़ेगा कि उसमें कौन सा उदाहरण दोगे आप? कपास, गन्ना, ये बड़े किसान जो होते हैं वो खेती करते हैं, उसे हम गहन खेती और रोपण खेती, ये प्रश्न। तो हमारा भूगोल का 3 अंक जो प्रश्न आना है 2 अंक वाले, वो 6 अंक की लगभग 100% तैयारी हो गई है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास में भी 2 अंक वाले जो हैं, इतिहास में 2 अंक वाले 2 प्रश्न आना है, यानी 4, 2 अध्याय से प्रश्न पूछना है। उसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले आधुनिकीकरण का युग, इस अध्याय से पूछना है। तो इसमें है सेठ हुकमदास कौन थे? सेठ हुकमदास कौन थे? सो सिंपल था, सेठ हुकमदास एक क्या थे? मारवाड़ी व्यापारी थे। ठीक है, एक व्यापारी थे। इन्होंने कलकत्ता में पहली पर्सन जूट मिल खोली थी 1912 में। 100% क्लियर हो गया? क्वेश्चन भी लिख दोगे। सिर्फ एक मारवाड़ी सेठ थे या व्यापारी थे जिन्होंने कलकत्ता में पहली जूट मिल खोली थी। दूसरा प्रश्न बनता है जाबर कौन थे? जाबर कौन थे? तो कारखानों में जो यूरोपीय, हमारा देश किसके गुलाम था? अंग्रेजों के। तो कारखान जो भारतीय मजदूर थे जो कारखानों में काम करते थे उनको जाबर कहा जाता था। अंग्रेज लोग उसको किस नाम से जानते थे? जाबर। याद हो गया जाबर कौन थे? आप इतना भी लिख देंगे कि जाबर एक मजदूर थे जो कारखानों में काम करते थे। क्लियर? चलिए, उसके बाद आता है बुनकर कारागिरों की 2 समस्याएं लिखिए। बुनकर कारागिरों की 2 समस्या लिखिए। तो बुनकर कारागिरों की 2 समस्या कौन कौन सी थी? उन पर गुमास्ता तैयार किया गया था। अब प्रश्न आया कि गुमास्ता क्या होता है? भाई प्रश्न हो तो कुछ भी आ सकता। तो गुमास्ता क्या है? अंग्रेजों द्वारा बनाई गई निगरानी की एक दल था, समूह था, जो किस पर ध्यान करता था? नियंत्रण, बुनकरों पर देखरेख, उसके कार्यों की देखरेख करता था। इतना आसान लिखना है गुमास्ते के बारे में। तो अंग्रेजों ने बुनकरों पर गुमास्ता तैयार किया गया था, पहला। दूसरा पॉइंट, यदि हम अंग्रेज द्वारा उनको अभद्र व्यवहार किया जाता था। तीसरा, उनको कम वेतन। समस्या तो थी बुनकरों की, यही तो समस्या थी। क्लियर हो गई बात? उसके बाद आता है 3 प्रश्न हमारे इससे कंप्लीट करना है, ठीक। उसके बाद मुद्रण से हम देखते हैं। तो मुद्रण से भी 2 या 3 प्रश्नों को हमको ज्यादा फोकस करना है। पहला, कैलीग्राफी क्या है? कैलीग्राफी क्या है? ठीक है, तो कैलीग्राफी क्या है? हाथ से सुंदर लिखावट को कैलीग्राफी कहते हैं।
याद हो गया, हाथ से सुंदर लिखावट को कैलीग्राफी कहते हैं। आपने देखा स्केच पेन से कोई डिजाइन बनाता है, अच्छी राइटिंग प्रिंट आउट करता है, उसे कैलीग्राफी कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है मार्टिन लूथर कौन थे? तो ये एक समाज सुधारक थे। ठीक है, क्या थे? एक धर्म समाज सुधारक थे जिन्होंने कैथोलिक चर्च की आलोचना की थी। कैथोलिक चर्च की आलोचना की थी या समाज धर्म सुधारक थे, ऐसा भी लिख दोगे तब भी सही है। अब उत्तर कैसे लिखना है, कहां से लिखना है? जैसे प्रश्न पूछा मार्टिन लूथर कौन थे, तो कौन से स्टार्ट करना है? मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। ऐसा नहीं लिखना कि एक धर्म सुधारक थे, डायरेक्ट में लिखना होता। क्लियर है? चलिए, तो अच्छा एक बार और प्रश्न आ सकता है, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट क्या था जिसमें पहला समाचार पत्र छपा था? पहला समाचार इस प्रेस वर्नाकुलम एक्ट में क्या हुआ था? पहला समाचार पत्र कलकत्ता से खुला था 1878। ठीक है, तो ये तीन प्रश्न इसमें आ सकते हैं। कौन कौन से? कैलीग्राफी क्या है, मार्टिन लूथर का कार्य या वर्नाकुलम प्रेस एक्ट। ठीक, इसको अपने करना है। फिर उसके बाद इस अध्याय से ये हमारा इतिहास के 2 प्रश्न हो चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र वाले। इसमें लोकतंत्र में कितने हैं? 2 अध्याय हैं। इसमें भी 2 अध्याय वाले 2 प्रश्न पूछना है, यानी 4 अंक पूछना है। कौन कौन से हैं? इसमें है लोकतंत्र विविधता में पहला प्रश्न है एफ्रो अमेरिकी कौन थे? एफ्रो अमेरिकी कौन थे? अमेरिका में 2 समाज थे, एक श्वेत वर्ण और एक अश्वेत वर्ण। श्वेत यानी गोरे लोग, अश्वेत यानी सावले या काले लोग। क्लियर हो गए? तो जो अफ्रो अमेरिकी थे, जो अश्वेत वर्ण के लोग थे, जो काले वर्ण के लोग थे, उनको एफ्रो अमेरिकी के नाम से जाना जाता था। हो गया? प्रश्न आया एफ्रो अमेरिकी कौन है, तो आप लिख सकते हैं एफ्रो अमेरिकी अमेरिकी के अश्वेत लोग थे जो सावले थे, बस उसे कौन सा अफ्रो अमेरिकी कहा जाता है। उसके बाद आएगा अमेरिकी समाज का 2 भागों में बांटो, विभाजन। तो अमेरिकी समाज 2 भागों में कौन कौन से भागों में बटा था? श्वेत और अश्वेत, अर्थात गोरे और काले। चलिए, तीसरा आता है टॉमी स्मिथ और जॉन कैलिस में क्या समानता थी? टॉमी स्मिथ और जॉन कैलिस में क्या समानता थी? तो हम लिख सकते हैं कि टॉमी स्मिथ और जॉन कैलिस दोनों सगे भाई थे। कौन थे? दोनों सगे भाई थे और इन्होंने ओलंपिक में भाग लिया। इतना करना है। उसके बाद आता है समरूप समाज क्या है? समरूप समाज क्या है? अब देखो शब्द लिखा है समरूप समाज। समाज में विभिन्न धर्म जातियों के लोग रहते हैं, आप गांव में देखा होगा। तो ऐसा समाज जिसमें विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न संस्कृति के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, उसे समरूप समाज कहते हैं। नहीं समझ में आया? आगे क्लियर? समरूप यानी विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न संस्कृति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, उसे समरूप समाज कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न हो गया। उसके बाद आता है लोकतंत्र के परिणाम से। तो प्रश्न आ सकता है लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए और 2 गुण लिखिए, या लोकतंत्र की 2 परिभाषा लिखिए। तो लोक यानी जनता, तंत्र यानी शासन, लोकतंत्र यानी जनता का शासन। क्लियर हो गया? परिभाषा हमने 9th तक पढ़ चुके हैं। बहुतों का शासन लोकतंत्र कहलाता है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया शासन। जहां पर भी लोकतंत्र आए शब्द, सबसे पहले आपको यहीं से चालू करना है। चाहे गुण आए तो भी लिखना है, और 2 अंक में आए तो भी लिखना है, 3 अंक में आए तो भी लिखना है। क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद आता है लोकतंत्र के 2 गुण लिखिए। समानता पर आधारित और सार्वभौमिकता, धर्मनिरपेक्षता। क्लियर हो गया? ये तो ये हमारा लोकतंत्र में ये अध्याय कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद तानाशाही शासन किसे कहते हैं? तानाशाही यानी जब कोई सरकार जनता पर बिना कारण से अत्याचार करे, अन्याय करे, प्रताड़ित करे, उसे तानाशाही शासन कहते हैं। याद हो गया? तानाशाही शासन जनता पर क्या करे? अत्याचार करे, अन्याय करे, जबरदस्ती करे, उसे हम तानाशाही शासन कहते हैं। तो भूगोल के मतलब अपना लोकतांत्रिक के 2 अंक वाले 4 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं 3 प्रश्न आ रहा है 2 अंक वाले। 3 प्रश्न 6 इसके आए हैं, वो किसे आए हैं? आर्थिक विकास के समझ से।
आर्थिक विकास की समस्या, ये बहुत अच्छे सरल प्रश्न जाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्रा किसे कहते हैं। मुद्रा के कार्य लिखिए। मुद्रा विनिमय का माध्यम है, मुद्रा का निश्चित मूल्य होता है, ठीक है, उसका हस्तांतरण किया जाता है, और निश्चित क्या होता है, मूल्य होता है, हस्तांतरण किया जाता है, विनिमय का माध्यम है, और संचय किया जाता है, जमा किया जाता है। 4 कार्य बताए मैंने, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। तो एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेना देना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेना देना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है, ठीक है। 2 प्रश्न क्लियर हो गए। तीसरा प्रश्न आता है कि बैंक द्वारा कर्जदार को कर्ज क्यों नहीं दिया जाता। बैंक द्वारा कर्जदार को ऋण क्यों नहीं, ऋण दिया रहेगा, कर्ज नहीं समझ में आएगा तो ऋण आएगा, ऋण क्यों नहीं दिया जाता। भाई किसी को कर्ज क्यों नहीं दिया जाता, तो निम्न कारणों से नहीं दिया जाता। पहला, अधूरी जानकारी देता है। दूसरा, उसके पास कागजात कम होते हैं, ठीक है। तीसरा, पहले से उस पर लोन होता है। चौथा, उसका बैंक रिकॉर्ड खराब होता है। बैंक रिकॉर्ड क्या होगा, खराब है, इसीलिए उसको कर्ज नहीं दिया जाता। हो गए ये। उसके बाद हम बात कर रहे हैं विदेशी व्यापार से, कौन सा ये, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से। विदेशी व्यापार किसे कहते हैं। विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, तो विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, जहां से 2 देशों के बीच में होने वाले व्यापार को, ठीक है। जैसे भारत का अमेरिका, चीन, जापान, उनसे व्यापार चलता है। हम उनको कपड़ा देते हैं, अनाज देते हैं, वो हमको क्या देते हैं, मतलब पेट्रोल देते हैं, दवाइयां देते, हथियार देते। तो 2 देशों के बीच के व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं। प्रश्न अगला आता है, वैश्वीकरण क्या है। सुनो, तो 2 देशों की अर्थव्यवस्था को जोड़ना, 2 देशों की अर्थव्यवस्था को जोड़ना, 2 से अधिक देशों की अर्थव्यवस्था को जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है, जिसमें अर्थव्यवस्था का सामाजिक, राजनीतिक, है ना, आर्थिक संबंध स्थापित होते हैं। क्लियर हो गई बात। वैश्वीकरण थोड़ा सा कठिन जरूर शब्द लगता है, लेकिन बहुत आसानी से वैश्वीकरण लिख सकते हैं। उसके बाद आता है श्रम विभाजन क्या है। कार्य क्षमता के अनुसार श्रम का विभाजन करना। श्रम विभाजन, श्रम का विभाजन करना, श्रम विभाजन क्या करता है। उसके बाद एकाधिकार किसे कहते हैं। एक व्यक्ति के अधिकार को, उत्पादित वस्तु पर किसी एक व्यक्ति के अधिकार को एकाधिकार कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट आना है इस पार्ट से, उपभोक्ता अधिकार से। दूसरा आएगा सूचना का अधिकार क्या है, इसे कब लागू हुआ। तो सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था। इस अधिकार के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया कि कोई भी सरकारी कार्यालयों की सूचना प्राप्त कर सकता है। ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न आ सकता है, उपभोक्ता शोषण किसे कहते हैं, या जागरूकता किसे कहते हैं। अभी पिछले बार शोषण आ गया था। तो जब उपभोक्ता पर अत्याचार या अन्याय हो, अर्थात उसके साथ कालाबाजारी हो, कम तोलना हो, ऊंची कीमत वसूलना हो, उसे उपभोक्ता शोषण कहते हैं। उदाहरण सहित लिखना होगा। क्लियर है। अब उपभोक्ता जागरूकता किसे कहते हैं। उपभोक्ता को अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक होना उपभोक्ता जागरूकता कहलाता है। और अंतिम प्रश्न बन सकता है, कालाबाजारी किसे कहते हैं। जब व्यापारी किसी वस्तु को जमाखोरी करता है और ऊंचे दाम पर बेचता है, उसे हम कालाबाजारी कहते हैं। इस तरीके से 2 अंक के हमने महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। यदि आप 2 अंक के प्रश्न तैयार करते हो तो पूरे के पूरे आपके 20 अंक परफेक्ट होंगे। जिसको स्कोरिंग चाहिए तो इनके लिए बहुत मददगार होंगे, क्योंकि इसमें अंक कटते नहीं, तो आसानी से आप प्राप्त करेंगे। चलो, धन्यवाद।